शांति अपने बेटे रंजीत की शादी के लिए काफी समय से परेशान थी। शांति ने अपने बेटे रंजीत के लिए कई लड़कियां देखी, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रिश्ता हो ही नहीं पाता। एक रोज शांति घर में काम करके बैठी ही होती है कि तभी शांति के घर विमला का आना होता है। क्या बात है शांति, तेरे घर का कामकाज हो गया क्या? मेरी बहू तो कर रही है, मैंने सोचा थोड़ा तुझसे मिलकर हालचाल पूछ लूं। हाँ, घर का काम तो हो गया, अब दुकान जाना है, लेकिन ना जाने पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं तो तुझसे कह कर परेशान हो गई हूँ। अपने बेटे की शादी कर ले और इन घर के कामों से चैन पा। एक तो तू सुनती नहीं है। विमला, ये तू कैसी बातें कर रही है? कौन सी मैंने रंजीत के लिए लड़की देखी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, कहीं बात ही नहीं बन रही है। रुक, तुझे मैं उस बिचौलिए से मिलवाती हूँ जिसने मेरे बेटे की शादी करवाई थी। अरे हाँ विमला, करना बात और बात आगे बढ़ा, वरना मेरा बेटा तो सारी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा। अब विमला ही शांति के बेटे की शादी के लिए बात आगे बढ़ाती और शांति के बेटे रंजीत की शादी के लिए जल्द ही एक रिश्ता भी आ जाता है, जिसे विमला, शांति और वो बिचौलिए देखने जाते हैं। जी, हमारा लड़का तो नहीं आ पाया, उसे काम से छुट्टी बहुत कम मिलती है ना। जी, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। इनकी एक सोने की दुकान है और उनका बेटा खदान में काम करता है। शांति, ध्यान से सुन, तू बीच में मत बोलियो कुछ भी। शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। लेकिन मेरी सोने की दुकान थोड़ी है, ये तो ज्यादा हो जाएगा। जी, अगर आपको लड़के की माँ से कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। अरे क्या पूछना बहन जी, इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है आपकी बेटी के लिए, जल्दी हाँ कर दीजिए, वरना बाद में पछताती रह जाएगी। जी, अब जरा आप लड़की को बुलवा दीजिए। अब लड़की आती है और लड़की से विमला और शांति 2-4 सवाल करती हैं, जिसके बाद लड़की तो शांति और विमला को भी पसंद आ जाती है और रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी जाती है। अब कुछ ही महीनों बाद शांति के बेटे रंजीत की सोनाली से शादी हो जाती है, जिसके बाद सोनाली विदा होकर शांति के घर आती है। बहू, आज से ये तेरा घर है, तुझे शांति किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने देगी, क्योंकि तेरी सास सच में बहुत अच्छी है। अब सोनाली जैसे ही शांति के घर में आती है तो वो हैरान रह जाती है और मन में सोचकर कहती है, ये कैसा घर है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी सास की तो सोने की दुकान है, तो इनका घर ऐसा क्यों है? ये बात तो मैं अपने ओजी से ही पूछूंगी। भला अब मुझसे कैसा पर्दा करना, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। जी, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मुझे ये बात खाए जा रही है। हाँ, पूछो, क्या पूछना है? ये घर हमारा ही है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घर हमारा नहीं है? अरे नहीं, ये हमारा ही घर है। चलो ये सब बातें छोड़ो, आज तो हमारी पहली रात है और तुम भी ना जाने क्या क्या सोचने बैठ गई हो। अब अगली सुबह चाय पीने के बाद ही शांति अपनी नई नवेली बहू सोनाली से कहती है, बहू तू दिन का खाना पीना बना लेगी ना, मैं जरा दुकान पर जा रही हूँ। जी माँ जी, मैं खाना पीना तो बना दूंगी, लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बहू, पूछना, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? माँ जी, ये अपना ही घर है ना? क्योंकि मुझे जैसा बताया गया है कि आपकी तो सोने की दुकान है और ओजी खदान में काम करते हैं, लेकिन ये घर उस हिसाब से कुछ खास नहीं है। बहू, अभी हमारा घर बन रहा है तो हम यहाँ किराए पर रहने चले आए हैं। जब हमारा आलीशान घर बन जाएगा ना, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चल मैं चलती हूँ, दुकान के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है माँ जी, आप जाओ, मैं यहाँ घर संभाल लूंगी। अब शांति अपनी दुकान पर पहुँचती है, जिसके कुछ समय बाद ही विमला भी आती है। अरे शांति, सब ठीक है ना? तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अरे विमला, अभी जब मैं दुकान को आने लगी तभी सोनाली मुझे कह रही थी, माँ जी ये घर तो अपना ही है ना, कब तक मैं उसे झूठ बोलती रहूंगी? अरे कुछ दिन हो जाने दे, सब मामला फिट हो जाएगा। तू टेंशन क्यों लेती है शांति? अभी तेरी बहू नई है तो थोड़े सवाल जवाब तो करेगी ही। हाँ, ये भी तू सही कह रही है, नई है तो चीजों को ढूंढ रही है, क्या कहाँ कैसा है। तू एकदम सही कह रही है विमला। अब शांति देर शाम दुकान से लौट रही होती है, तभी सोनाली अपनी सास के हाथों से थैला लेकर उसमें ताक झाक करने लगती है। क्या बात है बहू, क्या ढूंढ रही है थैले में? माँ जी, वो मैं आपके कीमती सोने के हार कंगन देख रही थी। वो तो मैं दुकान पर ही छोड़ आई। हे भगवान, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? इतने महंगे सोने के गहने दुकान पर छोड़ कर आती हैं? अच्छा चौकीदार रखा होगा ना आपने? हाँ बहू, चल कर मेरे लिए खाना लगा दे।
शांति जैसे तैसे अपनी बहू के सवालों का जवाब देने के बाद खाना पीना खाकर सो जाती है। अब अगली सुबह के साथ ही रंजीत अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जिसके पास बैठी सोनाली उसे देख रही होती है। वैसे आप खदान में अकेले काम करते हैं, आपके साथ और कोई काम नहीं करता क्या? क्यों भला, मेरे साथ और कोई काम क्यों नहीं करेगा? मेरे पिताजी का खदान थोड़ी ही है। जी आप तो बड़े ही मजाकिया हैं। रंजीत तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है और इधर शांति भी अपनी दुकान पर निकल जाती है। सोनाली अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन जिस कोयले की खदान में रंजीत काम कर रहा था, वहाँ सोनाली का भाई अमन काम के लिए आता है और अपनी जीजा रंजीत को देखकर कहता है, अरे दीदाली, आप यहाँ तोले की खदान में? अरे तो मुझे कहाँ होना चाहिए था, हीरे की खदान में क्या? और साले साहब आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ काम के लिए आया हूँ। अरे आप अपने तोले की खदान को छोड़ के तोले की खदान में क्या कर रहे हो? साले साहब आप तो मजाक बड़ा अच्छा ही कर लेते हैं, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं रोज सोने की खदान में काम कर सकूं। लेकिन दीदा दी, मेरी बहन की शादी आपकी तो यहाँ कहकर हुई थी कि आपकी खुद की तोने की खदान है। एक तो मैं साले साहब आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, सोना बोल रहे हैं या फिर तोना? अरे दीदा दी, तोना तोना, जिसकी आपकी माँ की दुकान है। चलो साले साहब, आपकी बात तो अब आपकी बहन ही समझेगी। अब तो आप उससे ही कहना जो भी आपको कहना हो, मुझे तो आपकी बात कोई भी पल्ले नहीं पड़ रही है। मेरी बात समझिए दीदा दी, मैंने कहा तोना 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 तोना। रंजीत अपने साले की कोई बात समझ नहीं पा रहा था और वो अपने साले के साथ घर आ जाता है। घर आते ही सोनाली अपने तोतले भाई को देखकर बहुत खुश होती है। भाई आप यहाँ? आपने मुझे आने से पहले खबर क्यों नहीं दी कि आप आने वाले हैं? अरे दीदी, मैंने दीदा दी तो तोने की खदान में नहीं, बल्कि तोने की खदान में देखा। क्या? ये तू क्या कह रहा है? क्यों जी भाई, ये क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? अरे मैं तो कब से साले साहब की बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना जाने ये तोना तोना कर रहे हैं कब से, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब ये तो तुम्हारा भाई है, तुम ही समझो इसकी भाषा। समझ ली मैंने बात। ये कह रहे हैं कि तुम कोयले के खदान में काम करते हो। हाँ तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं हीरो की खदान में काम करूँ? लेकिन आपकी माँ ने शादी के वक्त कहा था कि उनकी सोने की दुकान है और आपकी सोने की खदान है। ये क्या कह रही हो तुम? कभी देखा है सुनार का ऐसा घर? और अगर मैं सोने की खदानों में काम करता भी तो क्या ऐसे रहता? रईसों वाली जिंदगी नहीं रहता। इसका मतलब माँ जी की कोई सोने की दुकान ही नहीं है और आपकी कोई सोने की खदान भी नहीं है। हाँ, माँ की तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है और मैं कोयले की खदान में काम करता हूँ। तो आपकी माँ ने मुझसे और मेरे परिवार वालों से झूठ बोलकर ये शादी करवाई। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर शादी के 6 महीने बाद भी तुम्हें मुझसे नहीं, उन पैसों से और उस रईस वाली जिंदगी से प्यार है तो ठीक है, तुम जा सकती हो। सोनाली रंजीत की बातें सुनकर उसका घर छोड़कर तो नहीं जाती, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसकी शादी एक झूठ की नींव पर कराई गई थी। गीतांजलि की 2 बहुएं थीं। उसकी बड़ी बहू राधिका हिंदू थी, तो वहीं उसकी छोटी बहू जोया मुस्लिम थी, जिसके चलते दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और आए दिन घर में तमाशे हुआ करते थे, जिससे गीतांजलि बड़ी परेशान थी। एक दिन सुबह के समय जहां एक तरफ राधिका मंदिर में घंटियां बजाकर आरती करते हुए भगवान की पूजा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जोया अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थी। लेकिन घंटियों की आवाज की वजह से जोया को नमाज पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी नमाज खत्म करके नीचे आती है और चुपचाप राधिका के पीछे खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद राधिका आरती खत्म करके पीछे मुड़ती है तो जोया को अपने पीछे खड़ा देखकर कहती है, हाय राम, ये क्या तरीका है? जोया, तुम ऐसे चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी क्यों हो गई? मुझे डरा रही हो क्या? जेठानी जी, हम आपके पीछे आपको डराने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि फिर हम आपसे अपनी बात कह सके। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है। जेठानी जी, हम जानते हैं आपको हमसे बड़ी परेशानी है, लेकिन आज हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि आप हमेशा हमारे नमाज के टाइम पर ही इतनी जोर जोर से घंटियां बजाती हैं कि हमसे ठीक से नमाज भी नहीं हो पाती। क्या आप थोड़ा धीरे घंटी नहीं बजा सकती?
अच्छा तो तुम अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी नमाज के चलते अपनी पूजा भी ना करूं? अब तुम्हारे नमाज और मेरी पूजा का समय एक है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन जेठानी जी, हमने आपको पूजा करने के लिए नहीं मना किया, घंटी धीरे बजाने को बोला है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और ना ही आपको हो। देखो जोया, तुम इस घर में कुछ दिन पहले आई हो, लेकिन मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। मैं ऐसे ही रहती आई हूँ। मैं अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी। राधिका और जोया आपस में बहस कर ही रही होती हैं। तभी उसकी सास गीतांजलि वहां आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को आपस में बहस करता देख उनसे कहती है, हाय हाय, किस बात पर तुम दोनों आपस में लड़ने लगी इतनी सुबह सुबह? इस घर में तो कभी शांति रहती ही नहीं है। और बड़ी बहू तू इतनी जोर से घंटियां क्यों बजाती है? एक काम कर, कल से मंदिर का घंटा ले आ बजाने के लिए, ताकि घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी पता चल जाए कि राधिका बहू पूजा कर रही है। तू पूजा अपनी शांति के लिए करती है या दूसरों की शांति भंग करने के लिए? अम्मी जी, हम भी तो इनसे यही कह रहे हैं। इनकी इन्हीं घंटियों की आवाज से हम अपने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें शांति नहीं मिलती। अब हम भी इनसे यही कह रहे हैं कि ये घंटी धीरे से बजाया करे। बात तो तुम सही कह रही हो जोया बहू। राधिका, कल से तुम थोड़ा धीरे घंटी बजाया करो, ताकि ना तुम्हें पूजा करने में परेशानी हो, ना छोटी बहू को नमाज पढ़ने में। क्या बात है माँ जी, अभी तो आपकी छोटी बहू को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप तो अभी से इसकी साइड लेने लग गई। अपनी मुस्लिम बहू आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है। और मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो। बात यही खत्म। अब तुम दोनों जाकर घर का काम करो और देखो, यहाँ खड़े होकर युद्ध मत करो। अपनी सास की बात सुनकर राधिका और जोया दोनों वहां से चली जाती हैं। समय बीतता है, लेकिन दोनों की आपसी तकरार में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन जोया रसोई में चिकन बना रही थी, तभी राधिका वहां आ जाती है और जोया को चिकन बनाता देखकर जोर जोर से अपने सर पर हाथ मारते हुए अपनी सास को आवाज देकर कहती है, माँ जी कहाँ है आप? जल्दी आइए, देखिए आपकी ये छोटी बहू क्या कर रही है आपकी रसोई में। जल्दी आइए माँ जी। क्या हो गया जेठानी जी, आप इतनी जोर जोर से अम्मी को आवाज क्यों दे रही हैं? अब क्या गुस्ताखी कर दी हमने? वो तो अभी माँ जी आकर तुम्हें बताएंगी कि तुमने क्या किया है। कहाँ रह गई माँ जी, जल्दी आइए ना। राधिका की आवाज सुनकर गीतांजलि के साथ साथ उसका छोटा बेटा हार्दिक भी वहां आ जाता है। तभी राधिका कहती है, अच्छा हुआ देवर जी आप भी साथ में आ गए माँ जी के। आप देखिए, अब देखिए अपनी बीवी को शनिवार के दिन घर में रसोई में चिकन बना रही है। ओ सॉरी भाभी, इसमें जोया की गलती नहीं है। अब मुझे याद नहीं था कि आज शनिवार है और मैंने ही इसे कहा था कि चिकन बना ले। माफ कीजिएगा। क्यों माफ करूं देवर जी, अगर यही गलती मैंने करी होती ना तो माँ जी मेरा जीना हराम कर देती। माँ जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं क्या बोलूं, मैं ये हिंदू और मुस्लिम बहू के बीच में पिस कर रह गई हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम दोनों आपस में बहस करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। अगर इसने गलती से चिकन बना भी लिया था तो इसे शांति से समझा भी तो सकती थी ना, लेकिन तुझे तो बस तमाशा करने की आदत है। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। जोया इस घर में नहीं है, लेकिन आप तो नहीं है ना, आप ही बड़प्पन दिखा देती। अब बहुत हो गया तुम दोनों का। अब मैं हिंदू और मुस्लिम बहुओं का बंटवारा करके ही रहूंगी, तभी इस घर में शायद शांति हो जाए। गीतांजलि इतना कहकर घर के बीचों बीच एक लकीर खींचकर अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी सीमा में रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता है। समय के साथ बंटवारे से घर में शांति तो आ जाती है, लेकिन उनके जीवन में तूफान मच जाता है, क्योंकि पहले जहां उन्हें घर के सारे आधे काम करने पड़ते थे, वहीं अब बंटवारे की वजह से उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। फिर चाहे वो घर की सफाई हो, खाना बनाना हो या कहीं आना जाना हो, जिससे दोनों को ही परेशानी होने लगी थी। तभी एक दिन जोया के घर में राशन खत्म हो जाता है और वो अपने पति हार्दिक से कहती है, हार्दिक जी, घर का राशन खत्म हो चुका है, जाकर आप ले आइए ना राशन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और राशन लेने जाऊंगा। ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते। ठीक है, फिर हम अम्मी जी से कह देते हैं, वही ले आएंगी, क्योंकि हम तो बाहर जाते नहीं हैं। माँ के पास तो गलती से चली मत जाना, क्योंकि माँ ये सब काम नहीं करती है। ये सारे काम बड़ी भाभी करती थी, लेकिन तुमने तो आते ही बंटवारा करवा दिया
और अब ये सब काम करना भी सीख लो। अपने पति की बात सुनकर जोया सर पकड़े बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसे सर पर कपड़ा बांधे हुए देखकर कहती है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों सर पर कपड़ा बांधे हुए बैठी हुई है बहू? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कल रात से इतना सर दर्द हो रहा है, गोलियां भी खा ली लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तुझे ऐसा ही दर्द हो रहा था ना, तो वो ठीक कैसे हुआ? माँ जी, वो तो जोया ने मुझे काढ़ा बना कर दिया था, उसे पीते ही मेरा सर दर्द गायब हो गया था। अच्छा, लेकिन अब तो बंटवारा हो गया है तुम दोनों के बीच में, तो वो तुझे काढ़ा क्या, एक गिलास पानी भी ना दे? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो तेरा सर दर्द आज भी ठीक हो जाता। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर राधिका सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी जोया को उनसे बात करता हुआ सुनती है। अम्मी जान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि एक घर में रहने के लिए बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मुझे जेठानी जी को समझना चाहिए था। आप ये बंटवारा खत्म कर दीजिए। जोया की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी राधिका सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, हाँ माँ जी, जोया ठीक कह रही है। आप ये हिंदू मुस्लिम बहू का बंटवारा खत्म कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अब कभी नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। अपनी बहू को अपनी गलती पर पछताते देखकर गीतांजलि उन्हें माफ कर देती है और अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं के बंटवारे को खत्म कर देती है। जिसके बाद राधिका और जोया भी हर भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।